हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष रंजन और आप सभी दर्शकों का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस टाइम में एक नए वीडियो के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो से आप जान चुके होंगे कि बीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस क्या हैं, बीपीएससी की शुरुआत कहां से और कैसे करें, साथ ही उनकी तैयारी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना चाहिए और किस बुक से तैयारी शुरू करनी चाहिए। बीपीएससी की तैयारी अगर हम क्रमबद्ध रूप से और सही प्लानिंग से करेंगे तो बीपीएससी में बहुत कम समय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको इस तरह से पढ़ाना चाहता हूं कि बीपीएससी एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि उसके सभी सब्जेक्ट आपको बिल्कुल आसान लगे, आप पूरे जोश और उत्साह के साथ बीपीएससी की तैयारी कर सकें और अपने सपने को पूरा कर सकें। दोस्तों, किसी भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आकलन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पूछे गए क्वेश्चन के आधार पर तैयारी के लिए बेहतर रणनीति की नींव रखी जा सकती है। तो आज के वीडियो में हम 63वीं, 64वीं और 65वीं बीपीएससी के मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों का आकलन करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी चाहिए और कौन कौन से टॉपिक को पहले पढ़ना चाहिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम में हिस्ट्री से 35 क्वेश्चन लगभग होते हैं, जिनमें मॉडर्न हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए, आप इस 16 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर हम पिछले 3 साल के मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों का आकलन करें तो देखेंगे कि 63वीं बीपीएससी एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन 64वीं बीपीएससी और 65वीं बीपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो कन्फर्म है कि लगभग 15 प्लस क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। साथ ही जब मैंने इनके सवालों का गहन आकलन किया तो पाया कि 16 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन मात्र इन 5 टॉपिकों से ही हैं, जिनमें ये 5 टॉपिक हैं: भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महत्वपूर्ण सत्याग्रह, विद्रोह एवं आंदोलन। तो हमें सबसे पहले इन 5 टॉपिकों की ही तैयारी करनी चाहिए, ताकि 16 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हम आसानी से बना सकें और बाकी के टॉपिकों को बढ़िया से हमें रीड करना चाहिए। अब अगर हम इन तीनों साल के प्रश्नों को देखेंगे तो हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि इन टॉपिकों से किस लेवल के सवाल आते हैं। तो आइए हम तीनों साल के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को एक नज़र से देखते हैं। 63वीं बीपीएससी एग्ज़ाम से लेकर 65वीं बीपीएससी एग्ज़ाम तक मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 52 क्वेश्चन पूछा गया है। मैं सभी 52 प्रश्नों को इस वीडियो में व्याख्या के साथ बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक प्रश्नों को समझें और खुद इसके आधार पर तैयारी की रणनीति बनाने की कोशिश करें। तो आइए सवाल शुरू करते हैं। इनमें से सभी प्रश्न बीपीएससी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर 63वीं, 64वीं और 65वीं बीपीएससी से बताए गए हैं। तो पहला सवाल है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। आपके पास 4 ऑप्शन हैं: डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज। तो इसके आंसर है पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। उसने पूर्वी समुद्री तट की ओर आगे बढ़ते हुए हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए एक केंद्र के रूप में प्रयोग किया था। बाद में 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार को छीन लिया था। तो इसके आंसर क्या है? पुर्तगाली। दूसरा सवाल, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। आपके पास 4 ऑप्शन हैं: 1601 ईस्वी, 1632 ईस्वी, 1774 ईस्वी और 1651 ईस्वी। तो इसके आंसर हैं 1632 ईस्वी। डचों ने सर्वप्रथम 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। इनकी यहाँ से मुख्य रुचि चीनी, सोरा, सूती वस्त्र, अफीम इत्यादि के व्यापार में थी। सोरों के एकाधिकार को लेकर फ्रांस, डच और अंग्रेजों में हमेशा विवाद होते रहते थे।
1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में डच अंग्रेजों द्वारा पराजित हो गया और उनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। तो इसके आंसर है 1632 ईस्वी। तीसरा सवाल, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास। दूसरा ऑप्शन है जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश। तीसरा ऑप्शन है भत्ते की रोकथाम और चौथा ऑप्शन है अधिकारियों की क्षमता का ना होना। तो इसके आंसर है डी, अधिकारियों की क्षमता ना। 1857 के विद्रोह के कारणों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की अक्षमता नहीं थी, बल्कि उनकी धार्मिक राजनीतिक नीतियों और भारतीयों के साथ भेदभाव प्रमुख कारण था। अब चौथा क्वेश्चन है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। विजयनगरम का राजा, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद का निजाम, तीसरा तमिलनाडु के पोलीगार और चौथा है त्रावणकोर के दीवान बेलू थम्पी। तो इसके आंसर हैं बी नंबर, हैदराबाद का निजाम। ईस्ट इंडिया के कंपनी के शासन से पहले ही विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया था। हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ कोई विरोध नहीं किया था। तमिलनाडु के पोलीगारों ने वर्ष 1805 ईस्वी के आसपास विद्रोह कर दिया था, जबकि बेलू थम्पी ने वर्ष 1802 से 1809 के बीच त्रावणकोर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अब 5वां क्वेश्चन है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और हुमायूं। तो इसके आंसर हैं अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को लंदन में जॉन बार्ट्स और जॉर्ज वाइट द्वारा की गई थी। कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से रॉयल चार्टर हासिल कर भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसकी स्थापना के समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासनकाल था। अकबर का शासनकाल लगभग 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी के मध्य चला था। अब है छठा सवाल, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो इसके जो आंसर होंगे वो होंगे अकबर। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला में यूरोपीय चित्रकला शैली का प्रभाव अधिक गहरा था, किंतु शुरुआत अकबर के शासन में ही प्रारंभ हो गई थी। मुगल काल में चित्रकारी का विकास इसके संस्थापक बाबर के शासनकाल से ही प्रारंभ हो गया था। अकबर के समय चित्रकला के मुख्य रूप से 2 विषय थे, पहला दरबारी घटनाओं का चित्रण और दूसरा छवि चित्रण। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला प्रकाष्ठा को प्राप्त था, क्योंकि वह एक स्वयं चित्रकार था। तो इसके आंसर क्या होंगे? बी, अकबर। अगर प्रवेश पूछे तो अकबर और अगर चित्रकला की प्रकाष्ठा पूछे तो जहांगीर। अब है 7वां सवाल, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमन, लॉर्ड मिंटो और अलेक्जेंडर वर्नस। तो इसके आंसर होंगे कैप्टन स्लीमन। 17वीं और 18वीं सदी में बुंदेलखंड से विदर्भ क्षेत्र तक ठगी प्रचलित थी। इसे समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक विशेष पुलिस दस्ता कर्नल स्लीमन के नेतृत्व में तैयार किया। स्लीमन ने अपने विशेष दस्ते के माध्यम से ठगी व्यवस्था को समाप्त किया। ठगी का समापन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में संपन्न किया गया था। तो इसके आंसर है कैप्टन स्लीमन। अब है 8वां सवाल, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कैनिंग। तो इसके आंसर हैं लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन ने पश्चिमोत्तर भारत में ब्रिटिश स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए 1878 से 1880 के मध्य द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध छेड़ दिया। लीटन की अफगान नीति के कारण नैतिक तथा राजनीतिक कारणों से निंदा की जाने लगी और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ब्रिटिश नीति में बदलाव किया गया।
तथा अफगानिस्तान को खंडित करने की नीति का त्याग करते हुए उसे मध्य राज्य स्वीकार कर लिया गया। तो इसके आंसर है लॉर्ड लिटन, क्योंकि यही आक्रामक नीति अपनाई थी। अब है 9वां सवाल, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? आपके पास 4 ऑप्शन है, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। तो इसके आंसर हैं लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1904 के नवंबर माह में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। 17 से 20 वर्ष के चयनित युवाओं को साम्राज्य के कैडेट एवं उसकी शिक्षाओं के लिए विभिन्न शहरों में मुख्य कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये कॉलेज राजकोट, लाहौर, इंदौर और अजमेर इत्यादि शहरों में स्थापित किया गया था। तो इसके आंसर होंगे लॉर्ड कर्जन। 10वां सवाल, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, वारेन हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन है विलियम बेंटिक, सी कॉर्नवालिस और चौथा है लॉर्ड कर्जन। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने इस दिशा में सर्वप्रथम कदम उठाया। उन्होंने समाज में फैली इस कुरीति को जड़ से समाप्त करने का निश्चय किया। इस काम में तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक का उन्हें पूरा सहयोग मिला। अंततः वर्ष 1828 में वैधानिक प्रक्रिया द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो इसके आंसर हैं विलियम बेंटिक। अगला सवाल 11 नंबर है, बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड रिपन। तो आपके आंसर होंगे लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुई थी। बंगाल विभाजन का उद्देश्य बंगाल के राजनीतिक जागरूकता और एकता को तोड़ना एवं हिंदू मुस्लिमों के बीच समानता बढ़ाना था। परंतु बंगाल विभाजन से स्वदेशी आंदोलन और तीव्र हो गया और राष्ट्र में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। तो इसके आंसर है क्या? लॉर्ड कर्जन। अब है क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपके पास हैं 4 ऑप्शन, बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह और राजा शहजादा सिंह। जगदीशपुर आरा बिहार के प्रमुख जमींदार कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह को अदम्य साहस, वीरता और सेनानायकों जैसे आदर्श गुणों के कारण बिहार का सिंह भी कहा जाता है। तो इसके आंसर होंगे कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन नंबर 13, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो अभी मैंने बताया, तो इसके आंसर होंगे आरा। आरा जिला के जगदीशपुर गांव से उन्होंने इस 1857 के युद्ध में भाग लिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसके 4 ऑप्शन हैं, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सी राजगोपालाचारी। तो इसके आंसर होंगे जेबी कृपलानी। कांग्रेस के मेरठ में आयोजित 54वें अधिवेशन 23 नवंबर 1946 की अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी ने की थी और इन्हीं के अध्यक्ष काल में भारत आज़ाद हुआ था। अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को बम्बई में हुई थी और इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। तो इसके आंसर हैं जेबी कृपलानी। अब है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, विलियम एडम, A.O. ह्यूम, रास बिहारी बोस और मोतीलाल नेहरू। तो इसके आंसर होंगे A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसके प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इसके आंसर होंगे A.O. ह्यूम। अब है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और भक्ति लक्ष्मी देसाई। तो इसके आंसर होंगे श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी तथा वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसके आंसर क्या हैं? श्री एनी बेसेंट। अब है क्वेश्चन नंबर 17। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का पताका किसने उठाया? आपके पास हैं 4 ऑप्शन, मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस ने वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना लक्ष्य घोषित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। तो इसके आंसर होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब है क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? आपके पहले ऑप्शन हैं अनुग्रह नारायण सिंह, दूसरा अब्दुल बारी, तीसरा जयप्रकाश नारायण और चौथा है श्री कृष्ण सिन्हा। तो इसके आंसर होंगे श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार में पहली कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो 1946 से 1961 तक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह के साथ वे आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके आंसर होंगे डी नंबर। अब है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या सभी में। तो इसके आंसर जो हैं वो प्रथम और तृतीय दोनों हैं, क्योंकि प्रथम सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था। द्वितीय सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि बनकर भाग लिया था। इस सम्मेलन में मुख्यतः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों के बंटवारे के जटिल प्रश्न पर विचार विमर्श होता रहा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी सदस्य ने हिस्सा नहीं लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में केवल मुस्लिम लीग के सदस्य और डॉक्टर अंबेडकर ने हिस्सा लिया था। तो इस सम्मेलन में अगर पूछा जाए कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो प्रथम और तृतीय इन दोनों में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, सिर्फ द्वितीय में भाग लिया था। तो इसके आंसर होंगे ए और सी दोनों होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 20। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है 1922, 1924, 1928 और 1930। तो इसके आंसर होंगे 1924। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता वर्ष 1924 में की थी और इस वर्ष जो राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बेलगांव कर्नाटक में आयोजित किया गया था, इसके बाद गांधी जी ने फिर कभी कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान नहीं संभाली। तो इसके आंसर क्या है? 1924। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? इसके ऑप्शन हैं वर्धा, डांडी, सेवाग्राम या साबरमती। तो इसके आंसर होंगे साबरमती। गांधी जी ने साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में पड़ता है वहाँ से अपने 78 अनुयायियों के साथ डांडी मार्च की शुरुआत की और 25 दिन की लगभग 241 मील लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी जो नवसारी जिला गुजरात में पड़ता है पहुंचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो इसके आंसर क्या है? साबरमती। यानी साबरमती से चले थे और डांडी तक पहुंचे थे। अब क्वेश्चन नंबर है 22। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो इसके ऑप्शन हैं चित्तरंजन दास,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और लाला लाजपत राय। तो इसके आंसर होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वर्ष 1922 को साराबंदी, जिसका अर्थ होता है कोई कर नहीं, अभियान का नेतृत्व किया गया था। उनके इस अभियान से किसानों ने करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया था। तो इसके आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब है क्वेश्चन नंबर 23, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की या के प्रथम सत्याग्रही कौन थी या थे? तो इसके ऑप्शन हैं सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे और सुभाष चंद्र बोस। तो इसके आंसर होंगे विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किया गया था। इसमें सत्याग्रही किसी स्थान पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी देता था। 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 21 अक्टूबर 1940 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसके आंसर कौन होंगे? विनोबा भावे। और अगर बोलेगा इस सत्याग्रह को शुरू करने वाले कौन थे, तो महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह या व्यक्तिक सत्याग्रह। तो इसके आंसर हैं रॉलेट सत्याग्रह। जलियांवाला बाग नरसंहार रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। इसके विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई थी। उस सभा पर जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, जिसमें हजारों लोग शहीद हो गए थे। तो इसके आंसर हैं रॉलेट सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 25, फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? आपके पास ऑप्शन है हाजी शरियतुल्लाह, सैयद अहमद, सलील मुल्लाह और M.A. जिन्ना। तो इसके आंसर हैं हाजी शरियतुल्लाह। हाजी शरियतुल्लाह ब्रिटिश भारत में भारत के प्रमुख इस्लामी सुधारक थे। उन्होंने फराजी आंदोलन की स्थापना की थी। हाजी शरियतुल्लाह ने फराजी आंदोलन की स्थापना वर्ष 1818 में गैर इस्लामी प्रथाओं को छोड़ने तथा मुसलमानों को अपने कर्तव्यों के पालन करने के उद्देश्य से की थी। तो इसके आंसर हैं हाजी शरियतुल्लाह। अगला सवाल है 26 नंबर, वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन हैं असम, केरल, पंजाब या बंगाल। तो इसके आंसर हैं केरल। वर्ष 1921 में अली मुसलियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह की शुरुआत केरल में हुई। इस विद्रोह का मुख्य कारक कृषकों में असंतोष की भावना थी, परंतु कालांतर में यह सांप्रदायिक हो गया। विद्रोह की उग्रता को देखते हुए सरकार के द्वारा सैनिक शासन की घोषणा की गई, जिसके फलस्वरूप विद्रोह को समाप्त किया गया। तो इसके आंसर क्या है? केरल। याद रखना है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में, और 1921 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत या भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों, क्योंकि नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों में सबसे प्रमुख था। वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ सत्याग्रह प्रारंभ करने की घोषणा की। ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए इस कानून के तहत नमक के उत्पादन एवं विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया गया और गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक घर के लिए नमक जरूरी है, परंतु इसे दुकानों पर ऊंचे मूल्यों पर बेचा जाता है। अतः गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य
नमक कानून को निरस्त करना और आम लोगों को आर्थिक राहत पहुंचाना था। तो इसके आंसर होंगे ए और सी दोनों। अब है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? आपके पास चार ऑप्शन हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, या रॉलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह, या असहयोग आंदोलन। तो इसके आंसर होंगे बी नंबर, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में की गई, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई बैठक में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को स्वीकृति मिली। इस आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा एवं मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। तो इसका आंसर क्या है? बंगाल विभाजन, इसी के विरुद्ध आंदोलन किया गया था, स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 29। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? ऑप्शन हैं बिपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस। तो इसके आंसर होंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक आवाज़ देने का काम किया था। तो इसके आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 30। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, या जलियांवाला बाग हत्याकांड, या चौरी चौरा की घटना। तो इसके आंसर होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर हम ऊपर से ऑप्शन से बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था। वर्ष 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड अर्थात सर की उपाधि दी थी, लेकिन वर्ष 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में विरोधास्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि तथा महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दिया था। महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि लगभग 1915 को मिला था। तो इसके आंसर क्या होंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण त्याग दिया गया था। अगला सवाल है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल, गोपाल कृष्ण गोखले और भगत सिंह। तो इसके आंसर होंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। यह एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवक, विचारक एवं सुधारक थे। इन्होंने वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को भारत का एक महत्वपूर्ण अंग माना था। तो इसके आंसर क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह, वीर सावरकर और वसुदेव चापकर, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, सूर्य सेन और उधम सिंह। तो इसके आंसर जाएंगे इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। अगस्त 1925 ईस्वी रेलगाड़ी से ब्रिटिश सरकार का खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था। भारतीय क्रांतिकारियों ने काकोरी नामक स्टेशन पर इस सरकारी खजाने को लूट लिया था। इसे इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड के सूत्रधार प्रख्यात क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल थे। 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को काकोरी कांड का षड्यंत्र रचने के जुर्म में ब्रिटिश सरकार ने राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी की सज़ा दे दी और सतीश चंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई
और मम्मथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की सख्त कारावास की सजा मिली। काकोरी कांड के लिए फांसी पर लटकने वाले अशफाकुल्ला खां प्रथम मुस्लिम थे जो देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़े। तो इसके आंसर इस ऑप्शन के अनुसार राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला होंगे। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन है फरवरी 1942 में, मार्च 1942 में, या अप्रैल 1942 में, या मई 1942 में। सॉरी, यहाँ गलती हो गया है। कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1946 में आया था। तो इसके आंसर बी नंबर ऑफ ऑप्शन दे सकते हैं, 1946 में, मार्च 1946 में। क्वेश्चन नंबर 34, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? ऑप्शन है CR दास, MG रानाडे, BD सावरकर और SN बैनर्जी। तो इसके आंसर होंगे CR दास यानी चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस की रचना देश बंधु चित्तरंजन दास ने की थी। चित्तरंजन दास एक प्रमुख राजनीतिज्ञ, वकील, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यकर्ता और भारत में ब्रिटिश कब्जे के दौरान बंगाल में स्वराज्य पार्टी के संस्थापक नेता थे। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। तो इसके आंसर क्या होंगे? CR दास। क्वेश्चन नंबर 35, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, गांधी जी या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो इसके आंसर होंगे ज्योतिबा फूले, बी नंबर ऑप्शन। सत्य शोधक समाज की स्थापना वर्ष 1875 में ज्योतिबा गोविंदराव फूले द्वारा की गई थी। इस समाज का प्रमुख उद्देश्य ब्राह्मणवाद और उनकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाना था। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, पुजारियों के वर्चस्व, कर्म, पुनर्जन्म और स्वर्ग के सिद्धांतों का पुरजोर विरोध किया था। तो इसके आंसर हैं ज्योतिबा फूले। अब क्वेश्चन नंबर 36, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र और तारकनाथ दास। तो इसके आंसर हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। एक राष्ट्रवादी वकील और पत्रकार श्यामजी कृष्ण वर्मा को जब लगा कि राजे महाराजे अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे तो वे इंग्लैंड चले गए और अंग्रेज़ों के नाक के नीचे लंदन में हाईगेट के पास एक 3 मंजिला भवन खरीद दिया, जो किसी पुराने रईस ने आर्थिक तंगी के कारण बेच दिया था। इस भवन का नाम इन्होंने इंडिया हाउस रखा और उसमें रहने वाले भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति देकर लंदन में उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। तो इसके आंसर कौन थे? आप श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ऑप्शन है 21 वर्ष, 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा, 25 वर्ष या 25 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा। तो इसके आंसर है बी नंबर, 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। अच्छा, ये 1907 आया तो एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि इसी समय कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, और ये सूरत में अधिवेशन हुआ था, तो 1907 को हुआ था। उन्होंने सरकार के विरोध में असेंबली में सेफ्टी बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था, जिस समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष 6 माह और 10 दिन थी। उनके साथ बटुकेश्वर दत्त भी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा मान्य होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा है बारदोली, तीसरा है चंपारण और चौथा है व्यक्तिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया गया था। यहाँ पर किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर
नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसे तिनकठिया प्रणाली कहा जाता था। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया और किसानों को 25% राशि व्यापारियों द्वारा वापस करनी पड़ी। तो इसके आंसर क्या है? चंपारण। चंपारण बिहार में पड़ता है। तो सबसे पहला जो सत्याग्रह गांधी जी ने भारत में किया वो बिहार के चंपारण में ही किया था। क्वेश्चन नंबर 39, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन है अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, या जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध। तो इसके आंसर हैं महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऑप्शन नंबर बी। 1875 के दक्कन दंगों, दक्कन का विद्रोह भी इसको कहते हैं, इसका तात्कालिक कारण महाजन कालूराम द्वारा बाबा साहिब देशमुख, एक किसान था, के खिलाफ अदालत से घर की नीलामी करा लेना था। इससे महाजनों की ऊंची ब्याज दरों के खिलाफ किसानों ने विद्रोह कर दिया। इसका प्रसार अहमदाबाद, पूना, सतारा, सोलापुर आदि तक फैल गया था। तो इसके आंसर क्या होंगे? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। अब अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। रणजी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज्य पार्टी, या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इन चारों में से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ऐसा कहा था। रणजी पाम दत्त ने कांग्रेस की उत्तरवादी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी, जो वर्ष 1905 तक उत्तरवादी नीति को अपनाती रही, और कांग्रेस ने वर्ष 1905 से अपनी रणनीतियों में कुछ बदलाव किया। तो इसके आंसर क्या होंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ऑप्शन है द हिंदू, बंगाली, दी महर्ता, या द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसके आंसर होंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया का पहली बार प्रकाशन 3 नवंबर 1838 को हुआ था। इसका स्वामित्व बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी के पास लंबे समय तक रहा। अब बात आती है कि राष्ट्रवादी समाचार पत्र क्या होता है। तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र एक ऐसा समाचार पत्र होता है जो देश प्रेम भाव से लोतपोत हो, यानी उसमें सबसे ज़्यादा उसके बारे में वर्णन हो। तो वैसे समाचार पत्र पहले हुआ करते थे, जिसमें द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक इत्यादि, ये सब राष्ट्रवादी समाचार पत्र हैं। लेकिन वर्तमान समय में अभी कोई भी ऐसा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। तो अभी के अनुसार से जो आपका आंसर जाएगा वह टाइम्स ऑफ इंडिया जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब से जाने गए या कब से जाने लगे? तो वे एक ऑप्शन है कि वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, या सरकार ने उन्हें एक रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर हैं सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, तब से वे जाने लगे लोकमान्य तिलक के नाम से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि वर्ष 1897 में रैंड एम्स हड्ज की हत्या के बाद चले मुकदमे के दौरान दी गई थी। रैंड की हत्या का समर्थन करने के कारण तिलक को 18 महीने की जेल भी हुई थी। तो इसके आंसर आप सी नंबर बना सकते हैं। सरकार से उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? ऑप्शन है आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पॉल, और या लाला लाजपत राय। तो इसके आंसर हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। वे ब्रिटिश सांसद बनने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने वर्ष 1867 में धन की निकासी का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत का उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था? तो इसके आंसर क्या जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 44, कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? ऑप्शन था मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह, भगत सिंह या मोहम्मद नाथ। तो इसके आंसर जाएंगे मदन लाल धिंगरा। कर्नल बाइली भारतीय सेना का अवकाश प्राप्त अधिकारी था जो लंदन में रहता था। वह वहां भारतीय छात्रों की जासूसी करता था। 20वीं सदी के प्रथम दशक में भारतीय क्रांतिकारियों का केंद्र लंदन था, जहां छात्रों के रहने के लिए इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। मदन लाल इंडिया हाउस और अभिनव भारत के सदस्य थे। मदन लाल ने कर्नल बाइली को 1 जुलाई 1909 को गोली मार दी, जिससे कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। यह ब्रिटेन में किसी भारतीय द्वारा पहली घटना थी। मदन लाल को 17 अगस्त 1909 को फांसी दे दी गई थी। मदन लाल को उसकी इच्छा के विपरीत अंग्रेजों ने दफनाया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कर्नल बाइली की हत्या मदन लाल धिंगरा ने की थी। तो अगला सवाल है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? ऑप्शन है भारत काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसके आंसर हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इसके अंतर्गत प्रांतों के हस्तांतरित विषयों पर भारत सचिव का नियंत्रण कम कर दिया गया था, जबकि केंद्रीय नियंत्रण बरकरार रखा गया था। भारतीय कार्य की देखभाल करने हेतु एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। इस अधिकारी को भारतीय राजकोष से वेतन मिलता था। इस अधिनियम के अंतर्गत विषयों को पहली बार केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित किया गया था। तो इसके आंसर क्या होंगे? भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस, बेबल और सी नंबर है स्टैफोर्ड क्रिप्स और डी नंबर है एबी अलेक्जेंडर। इनमें बेबल जो हैं वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन ब्रिटेन की प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी के थे, उनके द्वारा 1946 में भारत भेजा गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय नेताओं के साथ मिलकर यह विश्वास दिलाना था कि सरकार संवैधानिक मामले पर अविलंब समझौता करने हेतु उत्सुक है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो बोर्ड ऑफ टुडे के प्रमुख थे एवं एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे, भारत आए थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस कर रहे थे। तो इसके आंसर क्या होंगे? बेबल जो हैं इसके सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? ऑप्शन है मोहम्मद जिन्ना, बी नंबर मोहम्मद इकबाल, सी नंबर रहमत अली और डी नंबर खफी खान। तो इसके आंसर हैं रहमत अली। नाउ एंड नेवर पैम्पलेट चौधरी रहमत अली ने लिखा था। इस पैम्पलेट के माध्यम से चौधरी रहमत अली ने एक अलग मुल्क यानी देश पाकिस्तान निर्माण की घोषणा करते हुए लिखा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। रहमत अली को पाकिस्तान का वास्तविक सृजनकर्ता भी माना जाता है। इसी काम को मोहम्मद अली जिन्ना एवं इकबाल ने बखूबी निभाया। इस पैम्पलेट का प्रथम प्रकाशन 28 जनवरी 1933 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है वर्ष 1850, वर्ष 1895, वर्ष 1900 और वर्ष 1905। तो इसके आंसर हैं वर्ष 1900। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम वर्ष 1900 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने इस अधिनियम को पारित करवाकर पंजाब प्रांत के किसानों को साहूकारों द्वारा दी जाने वाली बेदखली से बचाया था।
तथा किसानों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने की सुविधा देने हेतु कृषि बैंक और सरकारी समितियों की स्थापना की गई थी। तो इसके आंसर क्या है? वर्ष 1900। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? ऑप्शन है महात्मा गांधी, JL नेहरू, BB पंत और सरदार पटेल। तो इसके आंसर होंगे सरदार पटेल। 27 जून 1947 को अंतरिम सरकार में एक अलग नेटिव स्टेट की स्थापना की गई। इस राज्य विभाग का प्रमुख सरदार पटेल को बनाया गया था। सरदार पटेल ने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा राज्यों की शक्ति को सशक्त करने के उद्देश्य से राज्य विभाग का पृथक गठन किया गया था। तो इसके आंसर होंगे सरदार पटेल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? ऑप्शन है जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार और विद्रोही। तो इसके आंसर होंगे हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं एक राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। वे सन्यासी, किसान नेता, लेखक, समाज सुधारक और क्रांतिकारी थे। उनके द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकें या पत्रिकाएं थी, जैसे जिनमें हुंकार जो पटना में प्रकाशित हुई, जनता पटना में, विशाल भारत कलकत्ता में, कल्याण गोरखपुर में, ईश्वरांक तथा योगांक का भी प्रकाशन हुआ था। उनकी आरंभिक राजनीतिक गतिविधियां अधिकांशतः बिहार में ही केंद्रित थी। तो इसके आंसर क्या होंगे? हुंकार। क्वेश्चन नंबर 51, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ऑप्शन है मोहम्मद जिन्ना, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी में लॉर्ड मिंटो और डी में लियाकत अली खान। तो इसके आंसर होंगे लॉर्ड मिंटो। वैसे तो पाकिस्तान का जन्मदाता या सृजनकर्ता मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है और पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली को, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। उल्लेखनीय है कि लॉर्ड मिंटो अधिनियम 1909 लागू किया गया था तथा इन अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार का तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। क्वेश्चन नंबर 52, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग, WC बनर्जी और बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसके आंसर तीनों होंगे, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी, क्योंकि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1885 में फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग एवं तैयबजी ने की थी। कांग्रेस से पूर्व कई संस्थाएं बनाई गई थी, जैसे वर्ष 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन एवं बम्बई एसोसिएशन, वर्ष 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो लंदन में बना था और वर्ष 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। तो इसके आंसर तीनों हैं, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने 63वीं, 64वीं और 65वीं BPSC के मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को व्याख्या के साथ समझा, साथ ही उन प्रश्नों के प्रारूप को भी समझा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही अगर आपके कोई सजेशन या सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। आप मेरी वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।